नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था मैकल के सोमवंश या पांडुवंश के बारे में। उनके सभी शासकों का हमने विवरण देख लिया, उसके लगभग 3 पार्ट बन चुके हैं। आज हम उसी से संबंधित आगे देखेंगे कि उनके शासन काल के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा एक चीनी यात्री ने की थी। उनका नाम था हेनसांग। तो हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस वंश से संबंधित और छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे जो भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हेनसांग का यात्रा वृत्तांत। हेनसांग का यात्रा वृत्तांत। अभी हेनसांग था कहाँ का? तो ये था चीन का यात्री था, ये चीनी यात्री था। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, ये क्या है, जगह जगह घूमते हैं और जितने एरिया पर ये जाते हैं वहाँ के बारे में क्या खास बातें थी, कौन से शासक रहते थे, उनका शासनकाल कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ कौन से धर्म को मानने वाले थे, या किस धर्म का अधिक प्रभाव है और वहाँ प्रभाव है तो कौन कौन से वहाँ की स्थापत्य कला है धर्म के क्षेत्र में, इन सब का ये यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया करते थे। ठीक है, तो हेनसांग कहाँ के थे? तो चीन के थे। तो चीन के थे इसलिए चीनी यात्री थे, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऐसा मान सकते हैं। और इनका भारत आने का मुख्य कारण भी यही था कि ये बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी स्थान जहाँ स्थान पर उन्होंने उपदेश दिया है, जिन जिन स्थानों पर वो रहे थे उन स्थानों का भ्रमण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो चीनी बौद्ध यात्री थे ये। ठीक है, चीन से आए थे तो चीनी यात्री थे जो यात्री। और बौद्ध क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के कारण ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे और यहाँ आए थे, तो चीनी बौद्ध यात्री थे ये। ठीक है, बौद्ध यात्री बौद्ध धर्म को अपनाने वाले और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये चीनी बौद्ध यात्री है। जैन से रहते तो चीनी जैन यात्री बोल सकते थे, और शैव धर्म से चीनी शैव यात्री बोल सकते थे। तो बौद्ध से थे इसलिए चीनी बौद्ध यात्री। और आप देखेंगे भी कि चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका तात्पर्य, और चीनी बौद्ध यात्री ही क्यों बोला गया ये भी। अब उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जन करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वर्ष 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी लगभग 7वीं शताब्दी जो चल रही थी, और उस समय यहाँ क्या मैकल वंश था, मैकल के पांडुवंश, तो उनके समय में ये आते हैं। ठीक है, तो 639 ईस्वी में यहाँ आकर भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा कहाँ कहाँ करते हैं? तो मैंने बताया कि जहाँ बौद्ध आए थे, तो जब हम बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ देख रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि शिरपुर और मल्हार क्षेत्र में जो थे बौद्धकालीन संबंधित छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो सिरपुर और मल्हार क्षेत्र में ये आए थे। ठीक है, इनका भ्रमण किया था हेनसांग ने। अब इनकी यात्रा के दौरान सिरपुर क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था, और ये छत्तीसगढ़ का माफ़ कीजिएगा, और ये छत्तीसगढ़ का क्या था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल था वो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग था। इस समय में सभी धर्म ने अपने अपने क्षेत्रों पर क्या किया, बहुत ही ज़्यादा विकास किया था सभी धर्मों ने इनके समय में। तो इस समय में बौद्ध धर्म ने बहुत विकास किया था। तो इनकी यात्रा के दौरान ये जो सिरपुर क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन ने जो बौद्ध धर्म को मतलब अपना क्या बोलना चाहिए कि अपने अंडर में उनका विकास करवाया या विकास किया, तो उसके बारे में ये बताएंगे। तो वही शासक बता दिए कि महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी लिखी, सीयूकी, और इस सीयूकी में कियासलो के नाम से छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। छत्तीसगढ़ को क्या बताया? कियासलो। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो सीयूकी। छत्तीसगढ़ किसी ने इन्हें नाम बताया होगा, तो ये चीनी है, हिंदी या छत्तीसगढ़ी या कोशली तो समझेंगे नहीं है, तो किसी ने छत्तीसगढ़ बताया होगा, तो इसने
इनके सुनने में या डिफरेंस आया होगा तो इन्होंने किया सलो नाम दे दिया, किया सलो। ठीक है, कौशल कौशल बोला होगा तो कौशल को कौशल ना बोल के ये किया सलो बोल दिए। ठीक है, फिर कथन, हेनसांग का कथन है कि यहाँ का राजा अन्य धर्मों के प्रति आस्था रखता है, अन्य धर्मों के प्रति आस्था रखता है। जैसे कि हमने पढ़ा है महाशिवगुप्त बालार्जुन तो स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, इनके जो वंशज थे विष्णु धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के, लेकिन उनके अलावा भी इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी पनाह दिया था। तो यही इसने यहाँ पर बताया कि ये जो राजा थे सभी धर्मों पर आस्था रखता था। यहाँ का राजा क्षत्रिय था किंतु बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, इस काल में राज्य में 100 संघाग्राम थे। कितने थे? 100 संघाग्राम थे तथा लगभग 10,000 महायान बौद्ध भिक्षु इन संघाग्राम में निवास करते थे। अब संघाग्राम बनाया किन के लिए जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया जाता है। जब हमने बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ देखे थे तो वहाँ देखा था, और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए भी था जो कि बलौदाबाजार में है, केवल एक मात्र जो है, तो ये पढ़े थे ना हमने, तो वो भी आप याद रखना। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। तो टोटल कितने संघाग्राम थे बताया? तो 100 संघाग्राम थे, जिसमें लगभग 10,000 बौद्ध महायान। अब ये महायान क्या है सर? तो जो बौद्ध है, बौद्ध लोग वो दोनों है, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, 2 भाग में बट गए हैं। तो महायान बौद्ध भिक्षुओं का संघाग्राम था यहाँ पर। ठीक है, जहाँ ये लोग निवास करते थे, महायान बौद्ध भिक्षु इन संघाग्राम में निवास करते थे। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन से महा रिलेट कर लेंगे, महायान थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, 100 संघाग्राम का निर्माण कराया था। अब इन्होंने तो अपनी पुस्तक में इन सब बारे में बताया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का क्या वर्णन किया ये भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण किसको कहा जाता है? हमने पढ़ा था महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान 22 शिव मंदिर, 4 विष्णु मंदिर, जिसमें से एक सबसे फेमस लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ का? सिरपुर का, और 10 बौद्ध विहार, 3 जैन विहार और प्रधानमंत्री का निवास इत्यादि का निर्माण कराया गया था, जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री निवास का निर्माण कराया, 3 जैन विहार बनाए, 4 विष्णु मंदिर बनाए, 10 बौद्ध विहार बनाए और 22 शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो सभी धर्म यहाँ से पता चलता है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सभी धर्मों को ये मानने वाला था, सभी धर्मों को बढ़ावा देता था। ठीक है, तो ये था स्थापत्य कला। इसके बारे में भी यात्रा वितान में अपना लिखा होगा कौन? हेनसांग, क्योंकि यहाँ आया था तुम। वैसे तो हेनसांग ने बता ही दिया यहाँ पर कि सभी धर्मों पर आस्था रखता था। अब इनके समय में और क्या हुए? तो छत्तीसगढ़ में स्मारकों का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला में स्मारकों का भी तो स्थापना होगा क्या? तो स्मारकों का स्वर्ण युग भी किसका था? आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय। उसी समय में कौन आया था? हेनसांग। तो ये सब बताया उसने। फिर तिवरदेव बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। हाँ ठीक है। आनंद बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। ठीक है। पद्म पाणी बौद्ध विहार, बौद्ध सुरंग टीला मंदिर, भिक्षुणी विहार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, जैन विहार, त्रिदेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी। ठीक, तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी जो है उसे आपको पूछा गया एग्जाम में, तो अन्य को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने 22 शिव मंदिर देखे थे। 22 शिव मंदिर में आप देखेंगे कि 3 का यहाँ पर नाम आ गया। कौन कौन सा? गंधेश्वर, सिद्धेश्वर, बालेश्वर। गंधेश्वर, सिद्धेश्वर, बालेश्वर। ठीक है, गंधेश्वर, सिद्धेश्वर, बालेश्वर। और त्रिदेव को भी याद रखना, त्रिदेव मंदिर को भी। ठीक है। फिर विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था 4। उसमें से आप एक राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। क्या? राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों आप याद रखेंगे। फिर बौद्ध 10 थे, उसमें से 4 तो यहाँ दिख गए आपके। तिवरदेव बौद्ध विहार, पद्मपाणी बौद्ध विहार, आनंद बौद्ध विहार और बौद्ध सुरंग टीला। ठीक है, क्या देखने को अब बच गया? तो जैन विहार। 3 जैन विहार में से एक जैन विहार यहाँ दिखा है। तो स्मारकों का स्वर्ण युग था, इतने स्मारक यहाँ बनाए गए थे, ये बताया गया। ठीक है, टोटल तो उतने हैं, इतने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 22 शिव मंदिर थे, 4 विष्णु मंदिर थे, 10 बौद्ध विहार, 3 जैन विहार। ठीक है, और उनमें स्मारक ये सब बने थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिया गया है। अब आगे देखेंगे हम, क्योंकि देखो 22, 4, 26, अब देखो 36, 39, 40 नाम यहाँ पर तो बताएंगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट वही याद रखना रहता है और वही पढ़ना रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या। तिवरदेव आनंद कुटी विहार, ये तो हमने शुरू में पढ़ा था। पद्म पाणी बौद्ध विहार, बौद्ध सुरंग टीला मंदिर। ठीक है, भिक्षुणी विहार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, त्रिदेव मंदिर, जैन विहार, गंधेश्वर, सिद्धेश्वर, बालेश्वर मंदिर। ठीक, ये सब देख लिया। और इनमें से जो तिवरदेव और आनंद बौद्ध विहार, ये तो आपके तिवरदेव के समय भी बन गया था। तो ये छत्तीसगढ़ में स्मारकों का स्वर्ण युग, ये समस्त वंश को बोला जा रहा है, समस्त वंश को। ठीक, समस्त वंश के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि तिवरदेव और आपके आनंद कुटी विहार जो है तिवरदेव के समय में बन चुका था। ठीक, फिर लक्ष्मण मंदिर है और एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए,
लक्ष्मण मंदिर जो है वो सिरपुर में है और ये विष्णु मंदिर है, ठीक है। और जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है या ईशानेश्वर मंदिर है जिसे ईशान देव ने बनाया था, ये शिव मंदिर है। अब कैसे सर रिलेट होगा लक्ष्मणेश्वर में? तो अभी हमने 3 नाम देखे थे, बालेश्वर, सिद्धेश्वर, गंधेश्वर। ये बालेश्वर, सिद्धेश्वर और गंधेश्वर देखा हमने। तो जितने भी शिव मंदिर उसके अंत में क्या स्वर आ रहा है, स्वर ईश्वर ऐसे वाला। तो जो लक्ष्मणेश्वर स्वर लग गया आखिरी में, तो आप समझ लेंगे उसको क्या, शिव मंदिर, ठीक है। तो किसको समर्पित है? शिव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर। और केवल लक्ष्मण है, और लक्ष्मण किसके साथ थे? राम के साथ थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विष्णु मंदिर। तो किसको समर्पित है? विष्णु मंदिर को, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ईशान देव ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया? तो 2 सम्राट शासकों के समय हुआ, ये समझ सकते हैं। आपके जो हर्षगुप्त थे, उनकी जो पत्नी थी रानी वशाटा, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम संरक्षिका माना जाता है जिन्हें, उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। लेकिन पूर्ण किसने कराया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा पूर्ण कराया गया, ठीक है। बहुत लंबे समय तक बना होगा। फिर ईशान देव जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का, उसका निर्माण ईशान देव ने ही कराया था, ठीक है। ये इसका निर्माण ईशान देव ने कराया था, ठीक। फिर समर्पित देवता हमने देख लिया क्या, एक विष्णु और एक भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। फिर शैली कैसी थी? तो इसकी शैली भी नागर शैली थी और इसकी शैली भी नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। कौन सी शैली में बना था ये? तो इसकी शैली भी नागर शैली थी, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन नागर शैली है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर कथन क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लक्ष्मण मंदिर को अद्भुत रत्न कहा गया। क्या कहा गया? अद्भुत रत्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। किसी जो इतिहास के जो बहुत ही नामी व्यक्तित्व हैं, अगर उन्होंने किसी मंदिर या किसी स्मारक के बारे में ऐसा कह दिया तो उनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जिस प्रकार से पैटर्न अभी बदले लग रहे हैं कि इतना डीप पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, तो सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बुक में दे दिया तो याद रखना कंपलसरी है। तो कथन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्या कहा था? लक्ष्मण मंदिर को अद्भुत रत्न कहा था। लक्ष्मण मंदिर को अद्भुत रत्न कहा था। फिर तुलना, जो एडविन एराल्ड द्वारा इसकी तुलना ताजमहल से की गई है। एडविन एराल्ड कोई है व्यक्ति, इतिहासकार, तो एडविन एराल्ड द्वारा इनकी तुलना ताजमहल से की गई है। किसकी तुलना? लक्ष्मण मंदिर, शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की तुलना ताजमहल से किसने की? तो एडविन एराल्ड ने की। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलना और कथन, ठीक है। और नाम भी याद रखना है। रविंद्रनाथ ने इसे रत्न कहा, रवि ने रत्न कहा और एडविन एराल्ड ने ताजमहल कहा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। फिर इसमें देखते हैं तो इसमें 1.25 लाख चावल एवं छिद्र के लिए क्या है, लिखा नहीं गया इसमें। फिर इस कारण इसे लाखा चाउर मंदिर कहा जाता है। मतलब इसमें ना जो 1.25 लाख के आसपास ना चावल एवं छिद्र बनाए गए थे, ठीक है। इस वजह से इस मंदिर को लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैं बुक में देख के बताता हूँ, ठीक है। तो वही है इसमें कि 1.25 लाख चावल एवं छिद्र बनाए गए थे, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसलिए इसे लाखा चाउर मंदिर के, क्योंकि लाख चावल का यूज़ किया गया। चावल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? चाउर बोलते हैं। तो लाख चाउर का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? लाखा चाउर, ठीक है। यहाँ लिखा होगा मेरे ख्याल से प्रसिद्ध है ये, ठीक है, प्रसिद्ध है। फिर अगला देखते हैं जीर्णोद्धार। अब इसका हमने पढ़ा था जब इंद्रबल का भाई था ना ये ईशान देव, उसी के समय निर्माण कराया था। तो आगे चलकर इसका जीर्णोद्धार कौन कराता है? तो कलचुरी शासक रत्नदेव के सेनापति गंगाधर राव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है। किसना? तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का। जब हम देखेंगे कलचुरी शासकों के बारे में मध्यकालीन इतिहास में, तो वहाँ पर इनका नाम आएगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो जीर्णोद्धार किसने कराया? कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने, ठीक है। तो लक्ष्मणेश्वर, अब देखो लक्ष्मणेश्वर शिव जी का मंदिर है, तो शिव की जटा में क्या रहती? गंगा। तो गंगाधर राव ने क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बीच जो भी डिफरेंस है उनको आपको बता दिया गया है, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ये आप यहाँ पर मंदिर भी देख सकते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और ये लक्ष्मण मंदिर शिरपुर। अगर कोई गया होगा तो उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो ये था आपके हिंसा के यात्रा वितान के बारे में, ठीक। 13 ही मिनट का वीडियो बना है। एक काम करते हैं, इसे इतना ही रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कांकेर का जो सोमवंश है वो करेंगे, और कलिंग का जो सोमवंश बचा है उसके बारे में करना था। एक काम करते हैं, इसमें पढ़ ही लेते हैं। कांकेर के सोमवंश ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो जो कांकेर का सोमवंश है, हिंसा का यात्रा वृत्तांत हुआ। हिंसा के यात्रा वृत्तांत में ज़्यादा कुछ था नहीं, आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा उसको, तो याद हो जाएगा आराम से, ठीक। अब कांकेर के सोमवंश के बारे में देखते हैं। तो कांकेर का अभी देखें सोमवंश के बारे में हमने 4 नाम देखे थे। एक मैकल का सोमवंश, सिरपुर के सोमवंश,
कांकेर के सोमवंश और कलिंग के। तो कांकेर और कलिंग बचे, मैकल और शिरपुर हमने देख लिया। यात्रा वृत्तांत के साथ वो समाप्त होता है आपका जो सिरपुर का सोमवंश है, पांडुवंश है। ठीक है, अब देखेंगे जब हम कांकेर के सोमवंश के बारे में, तो कांकेर का सोमवंश ये आपका लगभग मध्यकालीन इतिहास जो शुरू होता है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उस समय आता है। जो कांकेर का सोमवंश है वो आपके मध्यकालीन इतिहास के समय शुरुआत होती है, मतलब मध्यकाल में शुरुआत होता है। देखेंगे आप शासनकाल भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी अभी तक जितना हमने देखा, क्या देखा, एक 5वीं से 6वीं था, एक 7वीं था। ठीक है, इन्हीं सब शताब्दी में हुआ था। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं लोग कांकेर के सोमवंश। और कलिंग भी आपका आएगा तो 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास कलिंग क्षेत्र में जो सोमवंशी शासक करते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो केवल कांकेर का जो सोमवंश है वो बस केवल आपका मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन सा सोमवंश है जो मध्यकालीन इतिहास में आता है, तो कांकेर का सोमवंश। पढ़ा इसमें क्यों रहे हो सर, तो हमने 3 सोमकाल अभी पढ़ना है हमको, जिसमें से 2 पढ़ लिए हैं, तो केवल एक बस छूट जाएगा। इस एक को भी छोटा सा है तो कवर करते चलते हैं, इसलिए मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इसलिए ऐड कर दे रहा हूँ कि तेरा आपका जो हिंद संघ वाला है वो बन चुका, हिंद संघ वाला जो छोटा सा पार्ट था, ठीक है, और सरल पार्ट था, उसके आगे हम इसको भी कर लेते हैं। ये भी छोटा सा ही, ज़्यादा है नहीं। अगर कंटेंट एक छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो कंटेंट ज़्यादा लगने लग जाएंगे, इसलिए मैं इसमें एक साथ कर दे रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कांकेर के सोमवंश में, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। कांकेर के सोमवंश में आप देखेंगे, कांकेर के सोमवंश में देखेंगे कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में इनका क्या शासनकाल हुआ। शासन क्षेत्र कांकेर में स्पष्ट है नाम से। संस्थापक कौन से, तो सिंहराज थे। सिंहराज इनसे क्या थे, संस्थापक थे सिंहराज। इनमें शासकों का नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, और बुक में भी तो उतना ही दिया है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो उतना ही आपको याद रखना। ठीक है, तो सिंहराज देख लिए, संस्थापक थे। सिंह के बाद आपको व्याघ्र रखना, सिंह और व्याघ्र एक ही जैसा है, व्याघ्र ही बोलते सिंह को, तो व्याघ्रराज। फिर बोपदेव, फिर कृष्णराज, फिर जैतराज, फिर सोमचंद्र, फिर फानुदेव। ये सब गद्दी पर आसीन हुए। बोपदेव के 4 पुत्र हुए, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, रणकेसरी। यहाँ से ये चारों के माध्यम से अलग अलग 3 शाखाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक, फिर जानकारी कहाँ से प्राप्त होती, तो सिहावा ताम्रपत्र लेख से जानकारी प्राप्त होती है। सिहावा ताम्रपत्र लेख से जानकारी प्राप्त होती कर्णराज के बारे में। तनकापार ताम्रपत्र बस्तर क्षेत्र में जो पंपराज का है, पंपराज का है। फिर कांकेर का अभिलेख जो है वो भानुदेव का है, भानुदेव का है। जो कांकेर अभिलेख किसका है, तो भानुदेव का है। ठीक है, तो कांकेर क्षेत्र में आता है आपका भानु प्रतापपुर, तो वहाँ से भानुदेव रिलेट कर सकते हैं। कांकेर अभिलेख भानुदेव का। सिहावा ताम्रपत्र आपका कर्णराज का। फिर तनकापार ताम्रपत्र आपका पंपराज का है। ठीक है, ये सब शासकों में जब हम देखेंगे तो अभी देखेंगे, ये सभी अभिलेख से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह अभिलेख शक संवत 1242 या 1320 ईस्वी का है। इसमें कांकेर के सोमवंशी राजाओं की वंशावली दी गई है। ठीक है, ये हमको देखना है राजावली क्या है, वंशावली क्या क्या थी, तो हम देखते हैं। सिंहराज मैंने जैसे कि बताया ये संस्थापक था। सिंह और व्याघ्र एक जैसे, तो सिंह के बाद क्या आया, व्याघ्र आया। व्याघ्र अब व्याघ्र का शिलालेख प्राप्त होता है कहाँ से, देवकूट और गुरूर से, देवकूट और गुरूर से। ठीक है, तो व्याघ्र और देवकूट गुरूर से इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। फिर इसके आगे कौन आएगा, बोपदेव आएगा। बोपदेव के 4 पुत्र कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज, रणकेसरी। कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज, रणकेसरी। क्या क्या, कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज, रणकेसरी। कर्ण, कृष्ण, सोम, रण। तो कर्ण और कृष्ण रण में थे। कर्ण और कृष्ण कहाँ थे, रण में थे। कृष्ण के साथ भले युद्ध नहीं होता लेकिन रण में थे ना, तो कर्ण और कृष्ण कहाँ है, रण में। और कब है, तो सोमवार को। कर्ण और कृष्ण रण में है कब, सोमवार को। ठीक है, तो कर्णराज, कृष्णराज रण में है थे, रणकेसरी कब, तो सोमवार को, तो सोमराज। तो इस प्रकार हमने ये चारों बोपदेव के पुत्र का नाम याद कर लिया। तो क्या, सिंहराज, सिंह का रूप व्याघ्र बोपदेव। ठीक, इसके 4 पुत्र कर्ण और कृष्ण रण में है, सोमवार को, तो सोमराज। ठीक, फिर कृष्णराज के आगे वंश आगे बढ़ता है, इसकी शाखा का एक शाखा आपकी कर्णराज में चली जाएगी, एक शाखा सोमराज के तहत चली जाएगी और एक कृष्णराज में रहेगी। तो कृष्णराज के आगे आएगा जैतराज या जैतराम। ठीक है, फिर सोमचंद्र। तो कृष्णराज के आगे क्या आएगा, जैतराम या जैतराज, फिर सोमचंद्र और फिर भानुदेव का कांकेर अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक, अब तनकापार ताम्रपत्र जो बस्तर से ज्ञात होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राजाओं की 3 शाखाएं हो गई थी। क्यों हो गई थी, अब जिनके 3 यहाँ तक तो लगातार एक एक पुत्र आए, सिंहराज का व्याघ्रराज आया, व्याघ्र का बोपदेव आया। बोपदेव का कितने हो गए, 4 हो गए।
जब बोपदेव के 4 हो गए तो वहाँ शाखाओं में विभाजन होगा, जाहिर सी बात है, जिसके बेटे ज़्यादा हैं उन्हीं में बंटवारा होता है। तो यहाँ से 3 शाखा में बढ़ गए, ये आपके तनकापार ताम्रपत्र जो पंपराज का है उससे प्राप्त होता है। तो प्रथम शाखा किसके अंतर्गत, जो प्रथम पुत्र है कर्णराज, तो कर्णराज के सिहावा अभिलेख 1191 से जानकारी मिलती है कि जिसमें इन्होंने बोपदेव का पुत्र कहा गया है। कर्णराज के सिहावा से प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि कांकेर के कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ, देवहद में। कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिर का निर्माण करवाया था और 6वें मंदिर का निर्माण भोपल्ला देवी के नाम से करवाया था। 6वां मंदिर का निर्माण क्या, भोपल्ला देवी के नाम से करवाया था। संभवतः उस समय सिहावा को देवहद कहा जाता था। देवहद क्षेत्र सिहावा को ही कहा जाता था, क्योंकि हमने देखा यहाँ के सिहावा अभिलेख प्राप्त होता है, तो इस सिहावा क्षेत्र को ही, क्योंकि अभी के समय में सिहावा नाम है तो वहाँ से प्राप्त हुआ, इसलिए सिहावा अभिलेख। लेकिन उस समय हो सकता है कि सिहावा को देवहद कहा जाता हो, इसलिए इसे इस स्थान में 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया और 6वां भोपल्ला देवी के नाम से कराया गया। तो सिहावा को बताया गया कि देवहद कहा जाता रहा होगा। जो देवहद का नाम आया है उल्लेख में, वो देवहद क्या है, तो सिहावा क्षेत्र को ही कहा गया होगा, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रथम शाखा कर्णराज का। फिर द्वितीय शाखा किसकी थी, तो द्वितीय शाखा थी तनकापार मतलब जो पंपराज थे उसके। तो तनकापार के से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तनकापार जो कि आपके बस्तर क्षेत्र में, वहाँ से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिसमें बोपदेव के पुत्र सोमराज के पुत्र पंपराज के बारे में उल्लेख मिलता है। तो सोमराज का पुत्र क्या, बोपदेव के 4 पुत्र, एक कर्ण, कृष्ण, सोम, रणकेशरी। सोमराज का पुत्र होता है पंपराज, जो सोमराज का शाखा है वो दूसरी शाखा है और पंपराज उसका पुत्र है। तो इसके बारे में तनकापार अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके वंश के बारे में बता दिया कि सोमराज का पुत्र था कौन, पंपराज। ठीक, इसमें सोमवंशी शासक पंपराज देव के तनकापार ताम्रपत्र में ब्राह्मण लक्ष्मीधर को जयपरा एवं चिखली नामक ग्राम दान का उल्लेख है। अब क्या है, शासक जो रहते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, वो क्या करते थे, गाँव का दान करते थे। किनको, ब्राह्मणों को। ठीक, ब्राह्मणों को दान करते थे अपने पुण्य बढ़ाने के लिए। तो पंपराज ने भी वही काम किया। तो ब्राह्मण के नाम क्या है, ब्राह्मण लक्ष्मीधर को जयपरा और चिखली का गांव दान में दे दिया था, ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीय शाखा के बारे में हो गया। फिर तृतीय शाखा आती है, तृतीय शाखा जिसमें भानुदेव के कांकेर शिलालेख से विवरण प्राप्त करता है। अभी भानुदेव कौन था, तो एक कृष्णराज का पुत्र रहता है, कृष्णराज का पौत्र रहता है। कृष्णराज का बेटा कौन, जयतराम का बेटा कौन, सोमचंद्र का बेटा कौन, तो आपका भानुदेव। तो यहाँ से जानकारी प्राप्त है। तो भानुदेव के कांकेर शिलालेख से विवरण मिलता है कि भोपदेव का पुत्र कृष्णराज और कृष्णराज का पुत्र जयतराज कांकेर में शासन करता था। ठीक है, भोपदेव का पुत्र कृष्णराज, कृष्ण का पुत्र जयतराज कांकेर क्षेत्र में शासन करता था। और इस जयतराज का पुत्र होता है सोमचंद्र और सोमचंद्र का पुत्र होता है भानुदेव ने भी इस क्षेत्र में शासन किया। तो टोटल किसने, 4 शासक हुए, कृष्णराज, उसका बेटा जयतराज, उसका बेटा सोमराज या सोमचंद्र, फिर उसका बेटा होता है भानुदेव। तो ये 4 शासकों ने यहाँ शासन किया। अब भानुदेव के कांकेर शिलालेख में नायक वासुदेव के द्वारा 3 मंदिर, 1 भवन और 2 तालाब निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है। अब भानु को आप अर्घ देने कहाँ जाते हो, तालाब में जाते हो, तो इसने 2 तालाब का निर्माण करा दिया। ठीक है, भानु मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो भानुदेव के कांकेर शिलालेख में नायक वासुदेव के द्वारा, तो नायक वासुदेव कोई रहा होगा, उसके द्वारा इसका निर्माण कराएगा। तो भानु को अर्घ देने के लिए तालाब का निर्माण कराया गया, किसने, वासुदेव ने। ठीक है, फिर तालाब का निर्माण कराया तो फिर एक भवन भी चाहिए, आसपास भवन में ही रहेगा, तो भवन का भी निर्माण कराया। और पूजा पाठ करने के लिए 3 मंदिर का निर्माण करा दिया, पूजा पाठ करने के लिए 3 मंदिर का निर्माण कर लिया। ठीक है, 2 मंदिर आप मान सकते, 2 मंदिर का निर्माण किया भानु को अर्घ देने के लिए। यहीं पास एक भवन का निर्माण कराया और 3 मंदिर, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे आप रिलेट कर लेना। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाना है इसके लिए, अगर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो। 2 तालाब भानु को अर्घ देने के लिए वासुदेव ने बनाया, ये वासुदेव का भवन, तो एक भवन का निर्माण कराया और 3 मंदिर, एक अपने घर में और एक तालाब में। इस तरीके से भानुदेव के कांकेर शिलालेख के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तृतीय शाखा भी हो गया। अब कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एकमात्र मैथिली चरण दास लिखित संवत 1707 में खैरागढ़ से प्राप्त हुआ। क्या, ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मैथिली रामचरण दास लिखित संवत 1707 में खैरागढ़ से भी प्राप्त हुआ है, कांकेर के सोमवंशी। तो कांकेर के सोमवंशी राजाओं का वहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर कांकेर के सोमवंश रतनपुर कल्चरी के मांडलिक थे। रतनपुर कल्चरी के क्या थे, कल्चरी सांस्कृतिक के मांडलिक थे। मांडलिक मतलब किसी क्षेत्र में एक
मंडल अलग अलग मंडलों में बांटा जाते थे, जैसे मंडलाधिपति होते थे, तो उसी प्रकार से ये मांडलिक हुआ करते थे, उनके अंडर में उन क्षेत्रों में शासन किया करते थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे आगे चल के कि जो कलचुरी हैं वो शासक इन पर आक्रमण करके और इनका राज्य क्षेत्र छीन लेंगे। जब हम कलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इनका राज्य क्षेत्र है वो छीन लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब राज्य क्षेत्र छीन लिया जाता है तो कुछ मात्रा में जो सोमवंशी शासक बचे रहे होंगे या उनके वंशज जो बचे रहे होंगे उनको ही इस क्षेत्र में शासन करने के लिए स्थान दे दिया जाता है। इस प्रकार वो इसके मांडलिक हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांकेर के सोमवंश रतनपुर कलचुरी शासकों के मांडलिक थे, ये वहीं से क्लियर होता है। तो ये था आपके कांकेर का सोमवंश। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपके शासकों का नाम ही आपको मुख्य रूप से याद करना है। शासन क्षेत्र तो याद हो जाएगा कांकेर के नाम से। तो और 3 शाखा में जब बढ़ जाती तो 3 शाखाओं में क्या क्या पता चला। 3 शाखा से 3 ताम्रपत्र कर्ण राज का सिहावा क्षेत्र थे, वहाँ वो शासन करता था। फिर सोमराज के बारे में पढ़े जो द्वितीय शाखा थी, जिसका पुत्र हुआ पंपराज, वो भी वहाँ शासन करता था। ब्राह्मणों को गाँव दान में दिया था, किसको, लक्ष्मीधर को। ठीक है, तो इस प्रकार से याद किए। तृतीय शाखा एक और थी जो कि कृष्णराज की थी, जिसमें 4 शासक हुए, कृष्णराज, उसका बेटा जयतराज, उसका बेटा सोमचंद्र, उसका बेटा भानुदेव। इस तरीके से तृतीय शाखा भी कंप्लीट हुई। ठीक है, और इनको कलचुरियों का मांडलिक कहा जाता था। मांडलिक ये क्यों, ये आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास के समय हम पढ़ेंगे कलिंग जो एकमात्र अब सोमवंश बच गया, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब उनकी सत्ता को छीन लिया जाता है, उनको हरा दिया जाता है, तो जो कुछ सोमवंशी शासक बचेंगे उनको यहाँ शासन करने दे दिया गया होगा, इसीलिए इनको मांडलिक बोला जाता है। और मध्यकालीन इतिहास में छत्तीसगढ़ में प्रभुत्व भी किसका था, कलचुरियों का था। कलचुरियों के बाद आपके काकतीय वंश आते हैं। तो कलचुरियों का प्रभुत्व होने की वजह से शुरू में तो इस क्षेत्र में सोमवंश को हटा दिया गया और कांकेर क्षेत्र में शायद शासन करने दिया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इसलिए ये इसके मांडलिक है। तो ये मांडलिक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये था आपका कांकेर का सोमवंश और हमने देखा हेनसांग का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।